All right, very good morning to all of you. We shall be beginning a new chapter which is called Audit and Auditors. This is a chapter which is given in law, but it is having basically linkage with audit. And as we all understand, audit of a company is a very sensitive issue. And हम इंडिया में only professionals हैं जो कि audit करते हैं. Chartered accountants alone are allowed to do the audit of companies in India. So this chapter of law talks about how can the auditor of the company be appointed. तो ये लंबा चौड़ा चैप्टर है जिसमें कि एक एक सेक्शन के सब सेक्शन को भी बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, बिकॉज सब सेक्शन वाइज उसमें क्वेश्चंस आते हैं और आपको है तो सरल बट लेंदी, तो उसमें होता ये है कि हम बीच बीच में बारीकी मिस आउट करते हैं. और मगर ये हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये चैप्टर डायरेक्टली हमसे कंसर्न करता है. हम कैसे ऑडिटर बनेंगे, हमारी क्या क्वालिफ़िकेशंस होंगी, हमारी क्या कमियां होंगी जिसके कारण सीए होते हुए भी हमको ऑडिट करने को नहीं मिलेगा. तो ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि इस टॉपिक का उल्लंघन करने से हम प्रोफेशनल एथिक्स में ब्रीच करते हैं और हमारे ऊपर केस तक भी हो सकता है. तो इसलिए ये अपनी सुरक्षा के लिए जानने का बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है. तो इसलिए ये चैप्टर आप ऐसा ना सोचिएगा कि लॉ मात्र का एक चैप्टर है. ये चैप्टर आपके रियल लाइफ से डायरेक्टली लिंक्ड है. रियल लाइफ फैक्ट्स, हु कैन बी ऑडिटर, हु कैन नॉट बी ऑडिटर, हाउ इज़ द ऑडिटर अपॉइंटेड, व्हाट इज़ हिज टर्म एंड व्हाट आर हिज डिसक्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस, हाउ ही इज़ रिमूव्ड, एंड इफ़ ही डजंट वर्क प्रॉपरली व्हाट आर द स्टेप्स दैट विल बी टेकन टू रिमूव हिम. तो ये बड़ा ही सेंसिटिव और रियल लाइफ टॉपिक है और डायरेक्टली आपसे कंसर्न करता है. तो हेडिंग लिखिएगा, चैप्टर नंबर 10, डे नंबर 1. Write down today's day, 9th of August. Any children who have had prior notes, I would suggest you make fresh notes. The reason being, अगर sequence ऊपर नीचे होता है, you would unnecessarily get confused. So you make fresh notes for the chapter. That is my suggestion. Audit and auditors. पहले ये चैप्टर लॉ और ऑडिट दोनों में हुआ करता था, अब ये सिर्फ लॉ में है. Audit and Auditors, chapter number 10, day number 1, today is 9th of August. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम इस सिचुएशन को कि ऑडिटर जो होता है वो बेसिकली व्यक्ति कितना इम्पोर्टेंट है. डू यू थिंक ऑडिट इज़ इम्पोर्टेंट? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑडिट, मे आई नो फ्रॉम द न्यूबीज? इट्स एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ whom? अच्छा, वाई डू वी हैव टू एग्जामिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बोर्ड ने ऑलरेडी उसका अच्छे से बना के रखा है? It has more trust. What kind of trust? You feel the board are chor log? That it is true and in compliance with. अच्छा, yes. To check whether all the accounting standards are complied. क्या दिक्कत है? मत comply करो, आराम से ज़िंदगी में आए और आराम से चले भी आना. ठीक है, yes. पब्लिक का पैसा लगा है तो अकाउंट्स ठीक बनने चाहिए. ठीक है, एनीबडी हैज़ दिस साइड? व्हाई डू यू थिंक ऑडिट इज़ इम्पॉर्टेंट? टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी, साख, भरोसा इंक्रीजेज. और क्या फ़ायदा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग से? क्या क्या चेक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब चेक करते हैं तो? ओके, तो तुमने बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं. तो मतलब तुम सबका पॉइंट ये आ रहा है कि कंप्लायंस पूरा हो, चाहे अकाउंट्स का हो चाहे लॉ का हो, और सब जो लोगों का पैसा लगा है उनको ये भरोसा रहे. लास्ट बेंच थोड़ा इधर उधर शिफ्ट होना, आई एम नॉट एबल टू सी द कॉर्नर मोस्ट पर्सन. सो कंप्लायंस प्रॉपर हैं और अकाउंट सही बने हैं, ये भरोसा शेयर होल्डर्स को हो, इन्वेस्टर्स को हो, स्टेक होल्डर्स को हो, चाहे वो सरकार हो, उसको टैक्स कैलकुलेट करने के पहले पता हो, पब्लिक हो जो गुड्स खरीदने वाली है, या जो आपसे एक्सपेक्टेशंस रखती है कि आप बड़ी कंपनी हो तो हमारे लिए भी कुछ करो, इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हर चीज़ का आधार ये है कि अकाउंट सही बने हो.
और अकाउंट सही बने हों इस बात की चेकिंग करने वाला व्यक्ति इज़ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूट मीन्स लॉ एंड स्टैट्यूटरी मीन्स स्टैट्यूट के तहत, लॉ के तहत अपॉइंटेड कंपल्सरी ऑडिट जो करता है, दैट पर्सन कॉल्ड द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो बच्चे ऑडिट तो बहुत तरीके का होता है। फ़िलहाल हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, तो हम कंपनी ऑडिटर की बात कर रहे हैं कि कंपनी का ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा। तो कंपनी के ऑडिटर के अपॉइंटमेंट में सेक्शन स्टार्ट होते हैं सेक्शन 139 से। 139 से गाड़ी जाती है 148 तक, जो आपका अंत का पोर्शन है लॉ का। 148 सेक्शंस कंपनी लॉ में कवर्ड हैं इंटर लेवल पे। सो 139 से गाड़ी शुरू होती है और 148 तक जाती है। इस बीच के सारे सेक्शंस का आपको सेक्शन और सबसेक्शन समेत पढ़ना है, क्योंकि ये इसमें से एकदम गहरे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये कह दिया कि ऑडिटर इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है, वो अकाउंट्स चेक करता है। अब हम ऑडिटर कौन बनता है? एक तो बच्चे इंडिविजुअल बन सकता है, जैसे आप, मैं, कोई भी इंडिविजुअल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी कौन है हम भी आगे पढ़ेंगे 141 सेक्शन में। साथ ही साथ इंडिया में पार्टनरशिप फर्म, अगर 3, 4, 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अप टू 50 मिलके पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो वो भी ऑडिटर बन सकते हैं। और आपको पता है कि पार्टनरशिप फर्म का बेहतर स्वरूप है LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो वो भी ऑडिटर बन सकते हैं। बट कंपनी बना के कोई ऑडिटर नहीं बन सकता, क्योंकि उसके जो रीजंस हैं वो 141 में पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं कि ऑडिटर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और ऑडिटर एक फर्म भी हो सकती है। अब इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को पहले तो आप समझिएगा, फिर अपन डिटेल में लिखेंगे। 2 तरह के ऑडिटर्स होते हैं बच्चे। एक होता है जैसे ही आपकी कंपनी फॉर्म हुई तो आपको मिला सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। व्हाट इज COI? कंपनी का जन्म प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो जैसे ही COI मिला, उसके बाद जो फर्स्ट ऑडिटर आपने अपॉइंट किया, ये तो हो गया इसका तरीका। और फर्स्ट के बाद के बाकी सारे ऑडिटर्स को हम कहते हैं सब्सीक्वेंट ऑडिटर। सब्सीक्वेंट ऑडिटर का प्रोसेस अलग है, फर्स्ट ऑडिटर का अलग है। फर्स्ट ऑडिटर कौन है? जो कंपनी के बनते साथ ही पहली बार कंपनी से जुड़ा है, और उसके बाद के सभी ऑडिटर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी ऑडिटर, दे आर कॉल्ड सब्सीक्वेंट ऑडिटर। तो फर्स्ट का प्रोसेस अलग है, सब्सीक्वेंट का प्रोसेस अलग है। अब उन्होंने लॉ में इस सेक्शन में कंपनीज को भी 2 कैटेगरीज में बांटा है। एक बांटा है गवर्नमेंट कंपनी। कैन यू टेल मी व्हाट इज अ गवर्नमेंट कंपनी? जिसमें 51% ऑफ शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय CG, SG और एनी कॉम्बो। तो गवर्नमेंट कंपनी आप सभी को पता है सरकार की कंपनी होती है। तो गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिटर का प्रोसेस अलग है और अदर कंपनीज का अलग है। तो हम इसकी पूरी एक चार्ट पढ़ेंगे जो आपको कंठस्थ याद होना चाहिए कि फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, सब्सीक्वेंट कैसे होता है। उसमें भी ये कॉम्बिनेशन कि गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है और अदर कंपनीज का ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है। तो अब हम इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आ जाइए फर्स्ट ऑडिटर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि फर्स्ट ऑडिटर 2 कैटेगरी, अभी लिखना नहीं है, नोबडी हैज़ टू राइट, पहले उसको समझने में ही आपको समय लगेगा। फर्स्ट ऑडिटर जो है बच्चे, वो 2 कैटेगरीज की कंपनीज मैंने अलग अलग बांट दी, एक गवर्नमेंट कंपनी और एक अदर कंपनी। अब सरकारी कंपनी में सबसे पहले बात सुन लो कि प्योर प्रॉफिट मोटिव उनका नहीं होता। उनका उद्देश्य समाज का उत्थान, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, बहुत सारी चीज़ें उनका पर्पस रहता है। तो उस वेलफेयर मोटिव के साथ वो लोग अपॉइंट करते हैं, मतलब कंपनी चलाते हैं। तो इस तरह की गवर्नमेंट कंपनी में कोई डायरेक्टर्स झोल झाल नहीं करते हैं। डायरेक्टर्स तो अपॉइंटेड बाय सरकार होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो वाली कंपनी में फ्रॉड के तरीके अलग होते हैं। वहाँ इस टाइप के फ्रॉड होते हैं कि कमीशन लेके कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे दिया, ऐसा कर लिया, वो ऐसा होते हैं। वो प्राइवेट कंपनी जैसे नहीं होते कि डायरेक्टर्स ने पब्लिक का पैसा लिया और घर ले गए, ऐसा सरकारी कंपनी में नहीं होता है। तो इसलिए उनका जो तरीका है अपॉइंटमेंट का, वो भी उसको रिफ्लेक्ट करता है कि सरकारी कंपनी में कौन अपॉइंट करता है। तो सरकार की कंपनी का जो माई बाप कह सकती हूँ वो होते हैं C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जैसे किसी शहर के कलेक्टर होते हैं, जैसे किसी राज्य के गवर्नर होते हैं, ऐसी ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी पद है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। तो ये अपॉइंट करते हैं
गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कितने दिनों में करते हैं? जैसे ही कंपनी को उनका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है उसके 60 दिन के अंदर वो अपॉइंटमेंट करते हैं। ये आपको क्लास में ही याद करना है, इतने ध्यान से सुनना है। तो कौन सी टाइप की कंपनी की हम बात कर रहे हैं अभी? उसके भी कौन से ऑडिटर की बात कर रहे हैं? तो फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय CNAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जैसे RBI के गवर्नर होते हैं, ये इतना महत्वपूर्ण पद है। तो CAG अपॉइंट करते हैं फर्स्ट ऑडिटर। कितने दिनों में करते हैं? 60 दिन। कहाँ से काउंट करने हैं? COI से। बट किसी वजह से वो अपॉइंट नहीं कर पाए तो फिर वो बोर्ड से कहते हैं कि आप अपॉइंट कर लीजिए अगले 30 दिन में। तो पहले 60 दिन में मौका किसको रहता है? CNAG। और अगर CNAG ने अपॉइंटमेंट नहीं किया तो नेक्स्ट 30 डेज में किसके हाथ में बागडोर गई? बोर्ड। अब किसी वजह से बोर्ड भी नहीं कर पाया। बोर्ड कब नहीं कर पाता? जैसे कि बोर्ड में तुम 5 लोग हो, यू आर सेइंग इसको, पांचों अलग अलग ऑडिटर के बारे में बोल रहे हैं और दे आर नॉट एबल टू अराइव एट अ कंसेंसस कि किसको अपॉइंट करें। तो अपॉइंटमेंट ही नहीं कर पाए और 30 दिन निकल गए। तो ऐसी परिस्थिति में बात चली गई शेयर होल्डर्स के हाथ में। अब आपको शेयर होल्डर्स की मीटिंग करनी पड़ेगी, उसमें वो अपॉइंट करेंगे और उसके लिए टाइम लगता है। मीटिंग के लिए बुलाओ, एकत्रित करो, बताओ सब, तो 60 डेज का टाइम दिया है। तो यू हैव टू फिट इन योर माइंड 60, 30, 60। व्हाट यू हैव टू फिट इन योर माइंड? 60, 30, 60। पहले 60 डेज में कौन अपॉइंट कर रहा है? CNAG। कहाँ से 60 डे? COI। वो ना कर पाए तो नेक्स्ट कौन कर रहा है? बोर्ड। नेक्स्ट 30 डेज में बोर्ड कर रहा है अपनी बोर्ड मीटिंग में। बोर्ड मीटिंग सिर्फ उतने गिनती के लोगों की मीटिंग होती है, वो आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें आम शेयर होल्डर्स नहीं आते। तो वो करेंगे नेक्स्ट 30 डेज में। किसी वजह से वो भी नहीं कर पाए तो नेक्स्ट 60 डेज में जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी शेयर होल्डर्स की और वो अपॉइंट करेंगे। तो यू हैव टू फिट इट इन योर माइंड 60, 30, 60। इज दैट क्लियर? तो हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर की। अब ये एक बार अपॉइंट हो गए तो कितने साल तक चलेंगे? ये जब अपॉइंट होंगे तो ये नेक्स्ट AGM तक बस 1 साल चलेंगे। फर्स्ट ऑडिटर सिर्फ फर्स्ट AGM तक होते हैं। नाउ AGM का फुल फॉर्म है एनुअल जनरल मीटिंग। सो एनुअल जनरल मीटिंग 1 साल में एक बार होती है और जो आपातकालीन स्थिति में ज़रूरी कामों के लिए मीटिंग करते हैं उसको कहते हैं EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो अभी तो आपको इस मीटिंग के उसमें नहीं घुसना, अगर कोई पूछे AGM का मतलब, इसलिए मैंने लिख दिया। सो हमको पढ़ना है कि फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी 60, 30, 60। व्हाट आर द डेट्स? 60, 30, 60। पहला का पावर किसके पास? CNAG। दूसरा पावर और तीसरा पावर, तीनों में से कोई भी अपॉइंट कर ले, अपॉइंटमेंट शैल बी वैलिड और वो व्यक्ति फर्स्ट AGM तक ऑडिटर रहेगा। फर्स्ट AGM पे उसकी कुर्सी खाली हो जाएगी और उसके बाद सेकंड ऑडिटर को जो अपॉइंट करेंगे उसका प्रोसेस अलग है। उसको हम कहेंगे क्या? सब्सीक्वेंट ऑडिटर। ये अभी हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, अब हम आते हैं अदर कंपनीज। नाउ आप लोगों ने, सभी लोगों को पता है कि गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ के भी बहुत तरह की कंपनीज होती हैं। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी, OPC, दुनियादारी की सारी कंपनीज जो हैं गवर्नमेंट कंपनी के अलावा सब अपना ऑडिटर अपॉइंट करेंगे जैसे ही कंपनी फॉर्म होती है उसके 30 दिन के अंदर। बोर्ड सबसे पहले अपॉइंट करेगा। प्राइवेट कंपनी में CNAG का कोई रोल ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज में CNAG का कोई रोल नहीं है, मतलब चेकिंग के लिए तो वो आ ही सकते हैं, बट कंपनी हमारी है तो गवर्नमेंट के बीच में आएगी कि ऑडिटर कौन है। तो इसलिए बोर्ड अपॉइंट करेगा। बताओ कहाँ से? COI के 30 डेज में। बट कभी वहीं भी वही बात हुई कि बोर्ड जो है आपस में कंक्लूड ही नहीं कर पाया, तो 90 डेज का टाइम है मेंबर्स को करने के लिए फ्रॉम COI। तो बताओ मुझे कि 30 और 90 में पहला पावर किसके पास है? किसी वजह से बोर्ड में कंसेंसस नहीं है, वो लोग आपस में तय नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों में कन्फ्यूजन है, टाइम निकल गया, कंपनी बना रहे थे जल्दी जल्दी में, दूसरे कामों में ये भूल गए, तो उनके हाथ से पावर चला जाएगा। और किसके हाथ में पावर आ जाएगा?
और शेयर होल्डर्स को 90 डेज़ का टाइम मिला है फ्रॉम COI, वहीं से काउंट किया है, तो एक तरह से कह सकते हो नेक्स्ट 60 डेज़। बट तुम्हें तो 30 और 90 याद करना है। पेपर चेकर के आंसर कॉपी में तो 30 और 90 होता है, ठीक है। और ये फर्स्ट ऑडिटर कहाँ तक रहता है? टिल द फर्स्ट AGM। तो आपको चार्ट का पहले इतना पार्ट देखिए, बस इतना, ये सब्सिक्वेंट को मत देखिए, मन में बिल्कुल सेट कीजिए। बताओ फर्स्ट ऑडिटर के 2 कैटेगरी मैंने क्या बनाई? गवर्नमेंट कंपनी, अदर कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के आपके दिमाग में नंबर क्या आया? 60, 30, 60। और अब अथॉरिटी कौन कौन आया? और अदर कंपनी में नंबर क्या आया? पहला, दूसरा, पहले कौन से दिन से 30 डेज़? 90 डेज़ कहाँ से? और हो गया अपॉइंटमेंट, तो होने के बाद कब तक चला? फर्स्ट AGM में कुर्सी हो गई खाली, और कुर्सी खाली होने के बाद नया ऑडिटर रखना पड़ेगा। वो नया ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर कहलाएगा, उनका प्रोसेस अलग है। पहले इतना उतार लो दिमाग में। इज़ दैट क्लियर एवरीवन? कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। अभी उसमें मत घुसो बेटा कि वो 90 डेज़ में भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, उसमें मत जाओ। अभी कंपनी को खुद को पता है कि अगर हमने लॉ का कोई भी कंप्लाइंस किया जिसमें लिखा नहीं है कि इस नॉन कंप्लाइंस का क्या होगा, तो उसका सीधा मतलब है कंपनी बंद करने का नोटिस आ सकता है कि भाई ऑडिटर अपॉइंट करते नहीं बन रहा आपसे, तो आप कंपनी चलाने के हकदार ही नहीं हो। तो वो सब आगे सेक्शन 200 और इधर जब इंक्वायरी बैठती है ना, उधर हैं, इसलिए अपन उसमें मत घुसो। अभी अपना वैसे ही बहुत कुछ है करने को, तो दायरा इतना रखो। अब अपन आ गए सब्सिक्वेंट ऑडिटर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर? फर्स्ट के अलावा बाकी सारे क्या हैं? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर में गवर्नमेंट कंपनी में हर साल अपॉइंटमेंट होता है, इसको ध्यान रखना। सब्सिक्वेंट ऑडिटर में गवर्नमेंट कंपनी में हर साल अपॉइंटमेंट होता है, ईयरली अपॉइंटमेंट। बट जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें होता है 5-5 साल का अपॉइंटमेंट। एक बार जिसको अपॉइंट करो वो 5 साल तक रह सकता है। ऑल्सो एक पार्टनरशिप फर्म तो 10 साल तक रह सकती है। इंडिविजुअल कितने साल तक रह सकता है? 5। भैया लिखना कुछ नहीं है बेटू, अभी मैं सब लिखवाऊंगी, मेरा तो वैसे ही बहुत शौक है लिखवाने का। तो बताओ सब्सिक्वेंट ऑडिटर कॉन्सेप्ट पहले फॉर्म करो। कॉन्सेप्ट फॉर्म करने में ना लिखने लगते हो ना तो दिमाग सुन नहीं पाता है। तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए बात कि सरकारी कंपनी में किसी का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, तो वहाँ पे वो हर साल अपॉइंटमेंट होता है। और सरकारी कंपनी में हर वर्ष अपॉइंटमेंट होता है, और हर वर्ष अपॉइंटमेंट होने के पीछे उसका तर्क ये है कि सरकारी अफसरों से कोई सेटिंग ना बैठ जाए। तो इसलिए जैसे सरकारी अफसरों में भी ट्रांसफर्स इतने होते हैं, तो सरकारी कंपनी में हर वर्ष अपॉइंटमेंट होता है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में जाके भूल सकते हो आप। और जो निजी कंपनीज़ हैं उसमें 5 साल का अपॉइंटमेंट होता है, मतलब एक बार जिसको अपॉइंट किया वो 5 ईयर्स तक चलेगा, और 6th AGM में जाके कुर्सी खाली होगी। अब एक ही व्यक्ति को 5 साल का अपॉइंटमेंट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो कंपनी को समझने में, सीखने में 1 साल तो उसको लगा और आपने उसको हटा के दूसरा रख दिया। तो अगर बोर्ड कोई गड़बड़ कर रहा है, कुछ दिक्कत है, तो उसकी गहराई उतनी नहीं आएगी। तो इसलिए उन्होंने उसको 5 साल तक रहने को कहा है। पर 5 साल के बाद हो सकता है उसकी बोर्ड से नज़दीकी इतनी बढ़ जाए कि वो बोर्ड की छिलके उतारना बंद कर दे। तुम अपने किसी दोस्त की कमियां कभी खुद निकाल पाओगे क्या? तो उन्होंने रोटेशन का प्रावधान डाल दिया। पहले हमारे टाइम में 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल तक एक बार जिसको ऑर्डर बना लिया तो घर का सदस्य जैसा बन जाता था, फिर वो आपकी कमियां कैसे निकालेगा? तो कंपनीज एक्ट 2013 ने पहली बार रोटेशन का प्रावधान लाया। रोटेशन माने 5 साल बाद हटावा आदमी को। मगर इंडिविजुअल के लिए ये रोटेशन का रूल लाए और उसको बोला कि एक बार हटे ना तो आप 5 साल का कूलिंग पीरियड है, 5 साल तक तुम वापस इस कंपनी में नहीं आ पाओगे, फिर 5 साल बाद 11वें साल में आ जाना। माने पहले 5 साल तो रहे, फिर 5 साल नहीं रहे, फिर 11वें साल में तुम ही आ जाना, इतना प्रेम है कंपनी से तो। पर पहले 5 साल के बाद तो हटना पड़ेगा। और फर्म, पार्टनरशिप फर्म में उन्होंने उस टेन्योर को करा है 10 ईयर्स। ओके, जितना कॉमन सेंस से सुनोगे ना उतना तुम्हें बेहतर चैप्टर याद होगा। बारीक चैप्टर है, छोटे छोटे पॉइंट पे 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपको लगता है इतना पढ़ा और आया क्या, खोदा पाड़ निकली चुईया, वो इसी टाइप की फीलिंग आती है इसके क्वेश्चंस में। तो
गवर्नमेंट कंपनी को जैसे ईयरली अपॉइंटमेंट है तो फाइनेंशियल ईयर के एंड के 180 दिन के अंदर ऑडिटर अपॉइंट करना है। 180 दिन माने मोटा मोटी 6 महीने हैं। तो बताओ अपने इंडिया में फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 31 मार्च से 180 दिन गिनो, 30 सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो सितंबर के पहले आपको ऑडिटर अपॉइंट करना है और हर साल ऐसा करना है। इसको याद करिए, कॉमन सेंस है। बताइए सरकार की कंपनी के अपॉइंटमेंट 5-5 साल के होते हैं या 1-1 साल? और सब्सिक्वेंट ऑडिटर के लिए उन्होंने बोला है साल खत्म होते से ही 180 डेज बाय C&AG। उसमें आगे कुछ लिखा ही नहीं है, 180 डेज बाय C&AG। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर? और अदर कंपनीज में उन्होंने बोला मेंबर्स इन द AGM। फर्स्ट बार जो गया उसके बाद अब जो सब्सिक्वेंट है, अब इसमें बोर्ड का कोई रोल नहीं है, अब इसमें सीधे मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। लॉजिक बड़ा सरल है। पैसा किसका लगा है? उसको नियंत्रण कौन कर रहा है? बोर्ड। तो बोर्ड के हाथ में ही पावर अगर दे दिया तो बोर्ड तो अपने किसी भी परिचित को, इंडिया में 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 2 लाख प्रैक्टिस में, 2 लाख जॉब में, 2 लाख में से प्रैक्टिस वालों में से किसी को उठा लो, उसका परिचय हो गया आपका, तो बस आपने इसको अपॉइंट कर दिया और बोला कि वेदिका बताना मत कुछ क्या क्या घपला है, मैं तेरे को फीस के अलावा 1 क्रेडिट पहुंचा दूंगी घर पे, 1 कार पहुंचा दूंगी घर पे। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए गिफ्ट्स क्या हैं? कुछ भी नहीं है, तो ऑडिटर खरीद लो। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि मेंबर खुद अपॉइंट करेंगे। जिनका पैसा लगा है वो मीटिंग में आएंगे, डिस्कशन होगा कि ये मेंबर व्यक्ति को ऑडिटर बनाएं कि नहीं बनाएं, एंड मेंबर्स हैव द पावर टू रिजेक्ट कि बोर्ड कह रहा है सर इसको बना लो, वो कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। तो ऐसे इसलिए पावर किसके हाथ में? शेयर होल्डर। तो फर्स्ट ईयर में सिर्फ बोर्ड को अपॉइंट अलाउ किया है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में वर्किंग होती ही क्या है। और मज़े की बात है कि फर्स्ट ईयर में कंपनी कोई बहुत ज़्यादा घपला नहीं करती है, क्योंकि तुम सबको पता है कि शेयर्स टुकड़ों में आते हैं, खाली एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास आया होता है, तो बाकी पूरा पैसा चाहिए होता है, तो उनकी खुद की गरज होती है ढंग से काम करें। सारे घपले थोड़े दिन बाद शुरू होते हैं। तो फर्स्ट ऑडिटर को इसको कह दिया है, लॉजिक लगा लगा के पढ़ोगे ना तो एग्जाम में भूल भी जाओगे तो लॉजिक याद आ जाएगा कि फर्स्ट ऑडिटर तो बोर्ड अलाउ कर दिया, उसमें होता ही क्या है, स्टार्टिंग में थोड़ी होता है, कंपनी बनाने में ही टाइम इतना लग जाता है सेटअप में। बाद के सारे ऑर्डर कौन अपॉइंट कर रहा है? शेयर होल्डर। हटाने का भी पावर है और रखने का भी पावर किसके पास है? शेयर होल्डर। तो जब भी पढ़ाई करो तो सिर्फ सेक्शन को सेक्शन जैसा मत पढ़ो, ये रियल लाइफ सेक्शन है, ये तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल है, तुम ही भविष्य के ऑडिटर हो, तो तुम्हें पूरा कंठस्थ याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब सब्सिक्वेंट ऑडिटर सरकारी कंपनी में तो बेटा 1-1 ईयर के लिए होता है, बट अदर कंपनीज में ही विल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th AGM। 6th AGM का मतलब फर्स्ट में आप अपॉइंट हुए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 साल रहे हो। ठीक है, अब इसको ऑब्जॉर्व करो, पहले तो देखो अच्छे से चार्ट को, तुम्हें कौन सा हिस्सा इसका समझ में नहीं आ रहा फिर लिखना चालू करनी। अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर 2 कैटेगरीज बना दी, फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट। फर्स्ट में भी 2 कंपनी की कैटेगरी बना दी, गवर्नमेंट कंपनी, अदर कंपनी, एंड सब्सिक्वेंट में भी गवर्नमेंट एंड अदर। ठीक है, अब अगर तुमने डाउट है तो पूछ लो, लिखना कोई शुरू नहीं करेगा अभी। यस या नो नो नो, नेक्स्ट AGM तक। AGM जब ख़त्म होगी तो अगले AGM में उसका अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं, उसने रिपोर्ट सबमिट करी, उसका काम ख़त्म। फर्स्ट का सेकंड से लिंकेज ही नहीं हो रहा है ना। फर्स्ट ने अपनी AGM में रिपोर्ट सबमिट करी, सेकंड तो अगले साल 30 सितंबर के पहले होगा अपॉइंट, इसका उससे कोई लिंक नहीं है। एनी अदर डाउट? यस बेटा। जिस दिन AGM थी ना उस दिन आपका स्टेटस क्या था? गुड क्वेश्चन। ही इज़ आस्किंग ऑनलाइनर्स, यू वुड थिंक कि हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं। ही इज़ आस्किंग, पहले कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, नॉर्मल कंपनी थी, उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ता गया तो बाद में वो सरकारी कंपनी बन गई, गवर्नमेंट कंपनी बन गई, जैसी इन्वेस्टमेंट 51% गया, नो इशू। जिस दिन AGM है उस दिन आपका कुछ तो स्टेटस होगा ना, तो उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट होगा। हाँ, नहीं अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड मत सोचो। अभी तुम जब रोटेशन के प्रावधान मुझसे सुन लोगे ना, तब तुम्हारा ये अच्छा क्वेश्चन है, तब तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा। गुड क्वेश्चन।
चलो लिखना स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सभी लोग चार्ट बनाएं। आई होप सबको चार्ट विजिबल है। आई होप सबको चार्ट विजिबल है। आप लोग एपीटी बुकलेट खोल लीजिए, उसमें भी चार्ट होगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। राइटिंग स्पीड थोड़ी तेज़ रखिएगा, बारीकी पे फोकस रखिएगा। यस माय डियर ऑनलाइनर्स, एनी डाउट प्लीज़ आस्क। वो तुम्हारा प्रश्न कि वो क्या होगा, पेनल्टी लगेगी कंपनी पे, बस इतना है, बाकी अभी आगे कुछ उसका वो नहीं है। देखो तुमको पता है ये बात, जिसने क्वेश्चन पूछा है कार्तिक, कि अगर ऑन द कार्ड्स है एजीएम तो उसमें अपॉइंट कर लो, अगर एजीएम नहीं होने वाली है कुछ शीघ्र समय में तो ईजीएम में कर लो। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस मन में, तो उस चैप्टर में, तो लिख के रखते चलो, बाद में सब क्लियर होंगे सब्सिक्वेंटली। ध्यान ये रखना है लॉ में कि आपको सिर्फ मैटर सुनना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कि मैंने बोला आपने सुन लिया, बैठना चाहिए दिमाग में, दिमाग में बैठना है। एंड बैठना इज़ नॉट रटना। अगर आप सोच रहे हो 4 बार मैं बोलूँगी और आपको रट गया, वो पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा। आपको उसका लॉजिक समेत, तर्क समेत चीज़ें क्लियर हैं कि एग्ज़ाम में अगर भूल गए तो लॉजिक लगा लें। जैसे आप भूल गए कि फर्स्ट ऑडिटर को बोर्ड अपॉइंट करता है या शेयर होल्डर, तो आपको ये याद रहना चाहिए, मैम ने कहा था फर्स्ट ईयर में ऐसी कोई वर्किंग होती नहीं है, छुपाने छुपाने का कुछ काम ही नहीं होता, तो बोर्ड को ही कर लेने दो। तो वो आपको ये छोटे छोटे लॉजिक जब क्लियर होंगे ना, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भूलोगे तो सही, इतनी बारीकी याद नहीं रहती। हाँ बेटा, क्या बेटा? अदर कंपनी में क्या मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, शेयर होल्डर्स? हाँ ना, फर्स्ट एजीएम तक वो वाला अपॉइंट होके आ गया था, फर्स्ट में उसकी कुर्सी खाली हो गई, तो फर्स्ट में वो अपॉइंट करेंगे, 6th तक चलेगा। स्वास्थ्य, तुमने एक क्वेश्चन पूछा है बेटा, उसको मेरा सजेशन है यहाँ पर मिक्स मत करो, वो अलग प्रोसेस है। 60 डेज़ के अंदर आपको अपॉइंट करना है। अब आपने मीटिंग्स चैप्टर में पढ़ा है कि 101 में 21 दिन का नोटिस देना होता है, तो उसका इससे कोई लिंकेज ही नहीं है। मीटिंग बुलाने का प्रोसेस इज़ इंडिपेंडेंट। एंड बेटू, कौन से दिन तक अपॉइंटमेंट करना इज़ अनदर थिंग। दोनों को मिक्स नहीं करो, वो अलग है। बेटा मीटिंग कॉल करनी तो 21 दिन का नोटिस देना पड़ेगा ना, तो वो 60 दिन के अंदर ही चल रहा है ना वो टाइम, तो उसके लिए अलग से टाइम थोड़ी मिलेगा बेटा। ठीक है, और यूसुफ डिस्कस कर लेते हैं। सब्सिक्वेंट एजीएम में, सब्सिक्वेंट ऑडिटर में, अदर वहाँ तक आते आते तुम्हारे पास क्या डेटा ज़्यादा हो गया था ना, इसे तुम समझ नहीं पाए। अभी करते हैं उसको डिस्कस। हाँ बेटा, हाँ ये भी मैं लिखवा रही हूँ, ये मैं उसमें लिखवाती रोटेशन में, पर ठीक है। पहले सब लोग फटाफट कंप्लीट कर लें अपनी चार्ट, तो फिर मैं क्वेश्चंस लेती हूँ। कुछ लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, सेक्शन पढ़ रहे हैं 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ओके, सबसे पहले तो दो तीन बच्चों ने कहा है कि मैम सब्सिक्वेंट ऑडिटर एक बार रिपीट कर दीजिए, तो तुम लोग सुन लो जिनको सुनना है। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है फर्स्ट के बाद वाला। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर सरकारी कंपनी में कोई लोचा ही नहीं है, हर साल अपॉइंट होता है। फर्स्ट वाला कब अपॉइंट हुआ, लेट अपॉइंट हुआ, क्या हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। जब एजीएम का कोई रोल ही नहीं है यहाँ,
फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के 180 दिन में अपॉइंट करना है, ख़त्म बात। जब एजीएम होती है ना बच्चे, तब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और उसका काम एक्चुअली 1 साल का उस दिन ख़त्म हो जाता है। तो उसका इस अपॉइंटमेंट से कोई लिंक नहीं, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। एक ही बात याद करनी है, 180 दिन फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर सीएजी को अपॉइंट करना है, बस, दैट्स इट। अब आया अदर कंपनी। अदर कंपनी में हम अभी फर्स्ट को क्या पढ़ के आए हैं? फर्स्ट कहाँ तक चलने वाला है? फर्स्ट ऑर्डर अपॉइंट किसने किया अदर कंपनी में? ये आप पढ़ के नहीं आए हो यहाँ 30-90, तो आप मान लो कि 30 डेज़ में अपॉइंटमेंट हो गया। वो कब तक चला? फर्स्ट एजीएम। तो बताओ फर्स्ट एजीएम में उसकी कुर्सी खाली हो गई कि नहीं? तो उसी फर्स्ट एजीएम में एक कुर्सी खाली हुई, तो उस कुर्सी पे बैठने के लिए किसी को भरना है। तो बोर्ड नहीं है अब यहाँ, शेयर होल्डर की बारी आई। शेयर होल्डर भरेंगे और वो 6th एजीएम तक चलेगा, मतलब 5 साल चलेगा। फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से 6th, काउंट कर लो, 5 साल होते हैं, 5 साल तक रहेगा। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट वाले को ही सब्सिक्वेंट बना सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो ये पॉइंट। फर्स्ट ऑडिटर ही सब्सिक्वेंट बन सकता है, व्यक्ति से हमें थोड़ी कोई दिक्कत है। फर्स्ट ऑडिटर को ही सब्सिक्वेंट बना सकते हैं, उसमें कोई बांधा नहीं है। उसको कंसिडर नहीं किया जाता है उसके इनिशियल अपॉइंटमेंट को। ये जो 5 साल का बार है ना, ये फर्स्ट और 6 के बीच में ही काउंटिंग चालू होती है। एक बच्चे ने पूछा है तो वो 6 साल के लिए अपॉइंट हो जाएगा, मतलब मिस्टर ए फर्स्ट ऑडिटर बने, 1 साल रहे, उन्हीं को सेकंड बना लिया, 5 साल रहे, तो 1 + 5 कितने हो गए? 6। और आप भी कह रही हो मैम 5 ही साल के लिए रह सकता है, तो फर्स्ट ईयर वाला अपॉइंटमेंट टेन्योर में काउंट ही नहीं होता। इसको लिख लो इस बात को। तो ऐसे छोटे छोटे बारीक पॉइंट हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछा है जिसने भी पूछा है। यही फ़ायदा होता है जब आप एक ग्रुप में पढ़ते हैं, जो अपने दिमाग में बात नहीं आती कोई और पूछ लेता है। पॉइंट लिखो, फर्स्ट ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड एज सब्सिक्वेंट। इस चक्कर में अदर कंपनी में उसका 6 साल का टेनर हो गया, पहले तो 1 साल था ही, और अभी 5 साल फिर हो गया, तो 1 + 5 कितना होता है? 6। पर लॉ इसको अलाउ करता है क्योंकि फर्स्ट ईयर को टेनर में काउंट, टेनर माने कार्यकाल में काउंट ही नहीं करते। बात समझ में आ गई? और कोई प्रश्न? यस बच्चे? वो अभी रुको, तो अगर बीच में ठीक से काम नहीं कर रहे तो आगे हटाने का भी प्रावधान है। ऐसा नहीं कि रख लिया तो बंधन हो गया 7 जन्म का। लोग रिश्तों में डाइवोर्स इतनी स्पीड में कर रहे हैं, तो मॉनिटर की क्या बात कर रही है? हाँ हाँ, गवर्नमेंट कंपनी में तो कोई लोचा ही नहीं है, क्योंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? C&AG। तो वो एक इम्पार्शियल अथॉरिटी है। वहाँ पर एक ऑडिटर 25 साल भी रह जाए तो कोई मना नहीं कर रहा, क्योंकि C&AG ने अपॉइंट किया है। C&AG इज अज्यूम्ड टू बी अ गवर्नमेंट बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी, और C&AG की पोस्ट बदलती रहती है। जैसे गवर्नर ऑफ RBI का 3 साल का कार्यकाल है, उनका भी कार्यकाल फिक्स है, वो तो बदलते रहते हैं, वो किसी से क्या वो करेंगे नेक्सस। इट्स अ पोस्ट। क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? अब आप इसको याद करिए, दिमाग में बैठना चाहिए। मैं आपसे कोई प्रश्न पूछूं, आप कहें मैम चार्ट देख के बताता हूँ, वरना चल पाएगा। बताइए अपनी कैटेगरी में फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट में फर्स्ट ऑडिटर ऑफ सरकारी कंपनी, जो आपने पहला पॉइंट पढ़ा है, उसकी नंबरिंग क्या है? 60 में किसको? 30 में किसको? और नेक्स्ट 60 में? वेरी गुड। और वो कब तक रहेगा? फर्स्ट एजीएम में उसकी कुर्सी जो खाली हुई, तो क्या उसी को दोबारा बना सकते हैं? हाँ। सरकारी कंपनी में सब्सिक्वेंट एजीएम कितने फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रहा है? एवरी ईयर, क्योंकि 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर नए को अपॉइंट करना है आपको, हाँ या ना?
मगर अदर कंपनी में कितनी फ्रीक्वेंसी दी है? 5 इयर्स। और पार्टनरशिप फर्म को दी है 10 साल। ये दूसरे सेक्शन में पढ़ेंगे फ़िलहाल, तो अभी के लिए ऐसा पढ़ लीजिए कि वो 6th AGM तक रहेगा। तो ऐसा लिखने का मतलब ही है कि हम उसे 5 साल अलाउ कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक बारीक पॉइंट लिखवाया कि फर्स्ट वाला व्यक्ति ही अगर ये अदर कंपनी में फिर से अपॉइंट हो गया तो इसका अपॉइंटमेंट 6 साल चल गया तो दिस इज़ अलाउड, क्योंकि 5 साल की जो बारिंग कैटेगरी है उसमें फर्स्ट ईयर के अपॉइंटमेंट को कंसिडर नहीं किया जाता। एम आई नाउ एम्पली क्लियर ऑन दिस पॉइंट? कैन आई मूव अहेड नाउ? ओके, ये तो आपने चार्ट बनाई, अब आप इसको एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे? फटाफट स्पीड में लिखिए ताकि आपको लैंग्वेज में भी दिक्कत ना हो। फर्स्ट ऑडिटर of a company other than government company shall be appointed by board of directors। एग्ज़ाम में एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूरा लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो BOD, और फिर पूरे पेपर में BOD यूज़ करो। बट ऐसे नहीं कर सकते सीधे BOD लिख दिया, उसका मीनिंग ही नहीं बताया, समय एग्ज़ाम ना खुद समझ लो, ऐसे ना होता है। फर्स्ट पॉइंट पूरा एक बार लिखना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑडिटर of a company other than a government company shall be appointed by the board of directors within 30 days from the date of registration of company। अब आप इसको COI भी लिख सकते थे और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी लिख सकते हैं। एट बोर्ड मीटिंग थ्रू बोर्ड रेजोल्यूशन। राइटिंग स्पीड तेज, सजा के मत लिखिए, बट स्प्रेड आउट करके फैला के ज़रूर लिखिए। राइटिंग स्पीड तेज़ करिए। सेंटेंस फॉर्मेशन ऑडिट में, लॉ में, सब में प्रैक्टिस मांगता है, इसलिए लिख रहे हैं अपन। हावेवर इफ बोर्ड फेल्स टू अपॉइंट सच ऑडिटर विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। तो आपको शब्द मिला प्रिस्क्राइब टाइम, तो आपको ये धीरे धीरे आपके वर्डिंग्स इम्प्रूव होंगे। However, if the board fails to appoint such auditor within the prescribed time, it shall take the following steps। कोई बैग वैग अटक रहा हो तो उसको साइड में रखें। राइटिंग स्पीड पे बहुत फोकस करें। राइटिंग स्पीड बढ़ाना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। If board fails to appoint such auditor within the prescribed time, it shall take the following steps। First, inform the members of the company, convene an EGM not later than 90 days। The new students don't know the meaning of EGM, तो अभी आप सिर्फ लिख लीजिए, जब सीख लेंगे तो समझ जाएंगे। EGM is extraordinary general meeting। AGM के अलावा बाकी अन्य सभी मीटिंग्स को EGM कहते हैं। जब भी लॉ में ऐसा लिखा हो 30 डेज़ में काम कर लो, 60 डे में कर लो, तो हमारी AGM तो साल में एक बार होती है, तो अभी तो कोई मीटिंग बुलानी पड़ेगी ना, तो बीच बीच में जो मीटिंग बुलानी पड़ती हैं उनको EGM कहते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन शब्द का मतलब जिनको पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता मोर देन 50% हो गया, बस दैट्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन वर्ड का मतलब निर्णय। प्लेन पेपर्स रख लें। चलिए आगे बढ़िए। ये फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट लिखा हमने। अब गवर्नमेंट कंपनी के लिए फटाफट थर्ड फोर्थ पॉइंट कॉपी कीजिए स्पीड में। नोट्स पॉइंट वाइज बनाइए। एग्ज़ाम में कैसा लिखेंगे सिर्फ इस वाले टॉपिक में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी आप खुद समझ जाइए कि चार्ट समझा पहले, अब सेंटेंस समझ लिया, ऐसे लिखना है। हम बार बार उस पर समय नहीं दे पाएंगे बच्चे। ये जो नोट्स लिखने का तरीका है, जस्ट जब तक आप हैंग आ जाए आपके पास कि लिखना कैसे है, बाकी तो चार्ट से ही पढ़ना होगा आपको, शॉर्ट नोट से। द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय CAG। एक बार पूरा लिखिएगा। कंप्ट्रोलर, COMP है वो, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में लिखिएगा फिर CNAG, और फिर पूरे पेपर में CAG यूज़ कर सकते हैं। 4-5 बार रेफरेंस आ जाता है CAG का।
The first auditor of the company shall be appointed by the CAG within 60 days of date of incorporation. ऊपर मैंने कहा था डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक ही बात है दोनों. If CAG fails to appoint first auditor within the set period, ऊपर मैंने कहा था प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, एक ही बात है. सेट पीरियड, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, एक ही बात है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके ब्रैकेट में लिख लेना BOD, फिर BOD यूज़ करना. Within the next 30 days. Further, in case of failure of board to appoint such auditor, within the next 30 days, यस एवरीवन. अब मेरे ख्याल में ये वाला जो सेक्शन है इसको अपन लिखते नहीं है, इसको आन्या कैन यू पिक अप द माइक एंड रीड सो दैट ये आप समझ जाओ कि ये ऐसे करना है. Section 139, subsection 1, appointment of subsequent auditor in case of other company. Every company shall appoint an individual or firm as an auditor of the company at the AGM on the recommendation of board or audit committee if any. अब ये पॉइंट हम पढ़ेंगे ऑडिट कमेटी. सेकेंड पॉइंट, Appointed auditor shall hold office from the conclusion of that meeting till conclusion of its 6th AGM and thereafter till the conclusion of every 6th AGM. मैंने 6th के बाद फिर ऐसे काउंट करते जाएंगे 6, तो इसको लिखने की ज़रूरत तो नहीं है. जैसे वो सेंटेंस में किया था वैसे वही चीज़ है चार्ट वाली सेंटेंस में. ठीक है. अब अपन प्रोसेस पे आ रहे हैं. नाउ प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर में कुछ चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है. इस चार्ट में हमने सिर्फ डेट लिखी है कि कब अपॉइंट होंगे, तो डेट तो तुम्हें समझ में आ गई. गवर्नमेंट कंपनी में 180 डेज़ और अदर कंपनीज़ में फर्स्ट AGM में करा 6 तक, और फिर हर 6 में वो करते जाएंगे. वही व्यक्ति को रखना है तो आप जो इंडिविजुअल है वो तो 5 ही साल रख पाओगे, बट अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसे 2 टर्म तक रख सकते हो, 10 साल, फिर उसको हटना पड़ेगा. तो वो रोटेशन ऑफ ऑडिटर का रूल बाद में पढ़ेंगे. अब मैं इसकी अदर फॉर्मेलिटीज़ बता रही हूँ सब्सिक्वेंट ऑडिटर की. अदर फॉर्मेलिटीज़ ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, पे अटेंशन. बेटा लिस्टेड कंपनीज़ में और कुछ प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज़ में वो अलग एक सेक्शन में है. सेक्शन 177 में पढ़ेंगे, लिखना नहीं है, कि एक ऑडिट की कमेटी होती है. ये ऑडिट कमेटी में कंपनी के ही कुछ डायरेक्टर्स होते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, निष्पक्ष लोग. तो ये जो ऑडिट कमेटी होती है ये सबसे पहले फर्स्ट टाइम बोर्ड को प्रपोजल देती है कि हम चाहते हैं कि आप इस व्यक्ति को ऑडिटर रखें. तो जब ऑडिट कमेटी प्रपोजल देती है टू द बोर्ड, तो कंपनी में वो क्या क्या देखती है उस व्यक्ति में. जाहिर सी बात है क्वालिफ़िकेशन तो देखेंगे ही देखेंगे. क्वालिफ़िकेशन का मतलब है वो CA है कि नहीं, और क्वालिफ़िकेशन के बाद देखेंगे उसका एक्सपीरियंस. जैसे मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बट मैं पिछले 25 साल से टीचिंग में हूँ, तो किसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी का ऑडिट करने को कोई मुझे आज कहे मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, सारे लेटेस्ट लॉज जो उसमें अप्लाई हो रहे हैं जिस पे हार्डकोर उसका ऑडिट होता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का, मैं नहीं कर पाऊँगी. तो उनको जो पोर्ट एरियाज़ की फर्म्स हैं, कोलकाता पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, मुंबई पोर्ट, जहाँ पर पोर्ट है वहीं पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन होता है और वहीं पर सारी ऑडिट फर्म्स के पास इसका एक्सपोजर होता है, तो उनको वहीं की फर्म रखना चाहिए. CA तो मैं भी हूँ, CA वो भी है, बट उसने इस टाइम में उस टाइप का काम किया है तो ही इज़ अ मोर सूटेबल पर्सन. यस और नो. तो ऑडिट कंपनी व्यक्ति की सिर्फ क्वालिफ़िकेशन नहीं देखती, क्वालिफ़िकेशन के अलावा एक्सपीरियंस भी देखती है. उसका एक्सपीरियंस शुड मैच द नेचर एंड साइज ऑफ द एंटिटी. मतलब अगर आज मुझको कोई रिलायंस का ऑडिटर बना दे, आई वुड फेल इन माई ड्यूटीज़, क्योंकि उनका वास्ट एक्सपेंस जो है, इतनी ब्रांचेस, इतनी वर्किंग, इतना कॉम्प्लिकेशन मैं नहीं हैंडल कर पाऊँगी. जो प्रैक्टिस में रहा हो और उसने उस तरह की कंपनीज का ऑडिट किया हो वही सूटेबल व्यक्ति है. हाँ या ना. तो दैट इज़ वाई वो एक्सपीरियंस, क्वालिफ़िकेशन प्लस उनके चल रहे कोई प्रोफेशनल केसेस. मतलब अगर कोई ऑडिटर कभी भी गलत ऑडिट करता है तो आप लोग अभी पढ़ेंगे और आप लोगों को पता है NFRA, नफरा एक अथॉरिटी है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, उसमें कंप्लेंट हो जाती है.
तो अगर किसी ऑडिटर की कंप्लेंट हो गई तो उसकी कोर्ट की तरह पेशी चलती है। तो अगर आपकी पेशी चल रही है, मेरे पे किसी ने केस कर दिया प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का कि इन्होंने हमारी कंपनी ने ढंग से ऑडिट नहीं किया, डायरेक्टर्स के साथ मिल गई और जो डायरेक्टर्स ने बोला वही ऑडिट रिपोर्ट में लिख दिया, 5 साल 3 साल 4 साल से बिल्कुल क्लीन रिपोर्ट चल रही है और पता चला इस साल कंपनी बैंकरप्ट हो गई। भाई बैंकरप्सी इज़ नॉट अ हार्ट अटैक कि अचानक आ गया। अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट होने वाली होती है तो ऑडिटर को उसकी सूंघ पहले से ही आ जाती है, उसके रेशो बिगड़ने लगते हैं, बैलेंस शीट सड़ने लगती है, सब ऊपर नीचे होने लगता है, लोन्स आउटस्टैंडिंग होने लगते हैं, एसेट बिगड़ने लगते हैं, कंपनी कोई ब्रांच बंद कर रही है, कंपनी कोई प्रोडक्ट बंद कर रही है, केसेस हो रहे हैं, लिटिगेशन, वो सबसे फील आने लगती है ना कि कंपनी इज़ नॉट डूइंग गुड। तो ऑडिटर को बहुत अच्छे से पता होता है कंपनी निपटने वाली है और ऑडिटर कुछ बोल ही नहीं रहा है इतने साल से, बिल्कुल चुप है, और अचानक कंपनी ने जैसे हार्ट अटैक आता है शरीर में वैसे बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी। तो शेयर होल्डर कंप्लेंट करते हैं ऑडिटर की, नफरा में जाके, NFRA में जाके। तो फिर वो लोग, ये जो कमेटी है ये बिल्कुल खबर रखती है कि किस ऑडिटर के ऊपर केस चल रहा है। तो वो सब कंसिडर करते हुए वो सब प्रपोज करते हैं कि इस व्यक्ति को आप ऑडिटर रखें। फर्स्ट टाइम जब वो प्रपोज़ल देते हैं तो बोर्ड को अगर उनका प्रपोज़ल स्वीकार है कि हाँ हम भी आपसे एग्री हैं, तो फिर वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग में उस प्रपोज़ल को पहुंचा देते हैं। बताओ अपॉइंटमेंट किसको करना है AGM में, बट वहाँ तक नाम कैसे आया है? ऑडिट कमेटी ने किसको बोला? बोर्ड को ठीक लगा तो उन्होंने किसको बोला? तो इसको कहते हैं रेकमेंड करना कि हाँ हमारे हिसाब से इस व्यक्ति को रख सकते हैं। तो ऑडिट कमेटी ने इन्हें प्रपोज किया, इनको ठीक लगा तो इन्होंने शेयर होल्डर्स से कहा, अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स ने अपनी जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से किया। क्लियर है? अब उसके बाद इसी का मैं सेकंड ऑप्शन पे आ रही हूँ, उनको नहीं पसंद आया। नो, आपको लग रहा है ऑडिट कमेटी कि ये व्यक्ति ठीक रहेगा, बट हमको नहीं लग रहा। ऐसा कौन कह रहा है? बोर्ड। तो बोर्ड उनको रेफर बैक कर सकता है कि आप कोई और नाम सजेस्ट कीजिए। रीज़न कुछ भी हो सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हो सकता है उनके बारे में कुछ पता हो कि उस वाला कंपनी में ऑडिटर थे तब ठीक से वर्क नहीं किया था, या कुछ भी लग सकता है। बोर्ड को ये भी लग सकता है फीस बहुत ज़्यादा मांगेंगे, हमारा उतना बजट नहीं है, हमको एक मीडियोकर फर्म चाहिए। जो काम एक मीडियोकर फर्म 1 लाख में करती है, ये जो बिग 4 हैं उसके 5 लाख लेते हैं। 5 टाइम्स फीस है उनकी, हर चीज़ में 5 टाइम फीस है, तभी तो वो बच्चों को इतना पेमेंट देते हैं। नॉर्मल कंपनी 5,000 का स्टाइपेंड देती, वो 20,000 का स्टाइपेंड देते हैं, क्योंकि वो क्लाइंट से उतना लेते हैं, हाँ है ना, और फिर वो बच्चों को उतना निचोड़ते हैं। ऑफिशियल वर्किंग हमारे CA इंस्टीट्यूट की सिर्फ 7 आवर्स अ डे है टेक्निकली, इंक्लूडिंग ब्रेक, लंच। वहाँ सुबह पहुँचो 9 बजे, रात के 12 बजे आ रहे हैं, पता ही नहीं है। कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि आपको स्टाइपेंड भर भर के गले तक दे रहे हैं, तो आप भी चुप हो, सब चुप है। एनीवेज, वो अभी अपना डिस्कशन का टाइम नहीं है। तो फर्स्ट टाइम जब प्रपोजल देता है ऑडिट कमेटी टू द बोर्ड को अगर ठीक लगता है तो वो उसी व्यक्ति का नाम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। बट अगर उनको उचित नहीं लगता है तो वो उसको रेफ़र करते हैं बैक। उसके बाद ये लोग सेकंड प्रपोजल देते हैं। सेकंड प्रपोजल अगर उनको स्वीकार है तो फिर आगे बढ़ जाएगी बात, और नहीं स्वीकार है, सेकंड वाला भी नहीं स्वीकार है, तो फिर बोर्ड अपना सेल्फ रिकमेंडेशन देती है अलॉन्ग विद द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी। प्रोसेस पूरा समझना। पहली बार क्या हुआ? पहली बार बोलने के बाद बोर्ड को ठीक लगा, बात ख़त्म, शेयर होल्डर्स तक पहुंचा दो। जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स विल कंडक्ट वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, पास, बन गया व्यक्ति ऑडिटर। नहीं ठीक लगा तो व्हाट दे विल डू? रेफर द मैटर बैक। सेकेंड टाइम ऑडिट कमेटी ने फिर से किसी एक्स फर्म का नाम दिया। बोर्ड को ये वाला उचित लगा, वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे। नहीं उचित लगा तो वो कहेंगे कि अब आपसे नहीं बन रहा है, हम ही प्रपोजल देंगे। तो फिर वो शेयर होल्डर्स को अपना खुद का भी प्रपोजल देंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि ऑडिट कमेटी का ये प्रपोजल है। तो शेयर होल्डर्स के समक्ष 2 लोग आएंगे, उनमें से जिसको शेयर होल्डर तय कर लेंगे वो बन जाएगा। अल्टीमेट तय करने का पावर किसके पास है? और जो नए बच्चे हैं बेटा, जब कंपनी की मीटिंग होती है तो मीटिंग के पहले एक नोटिस जाता है। उस नोटिस में लिखा होता है कि आज हम ये एजेंडा है, ये काम करने वाले हैं।
तो उसमें शेयर होल्डर को दिख जाता है कि इस फर्म को ऑडिटर बनाने का प्रस्ताव है, तो अगर शेयर होल्डर पहले से मन बना के आता है मुझे ये फर्म चाहिए कि नहीं चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? तो अपन इस प्रोसेस को लिखिए, अब स्क्रीन पर से देख के लिखिए प्रोसेस। हाँ हाँ हाँ, ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर का प्रोसेस है अदर कंपनीज में। लिख लिया बच्चे? थोड़ा स्पीड में लिखो, समझ के खुद। इसके अलावा बच्चे, ये जो प्रपोज़ल है, इसके अलावा ऑडिटर से भी हम एक सर्टिफिकेट लेते हैं कि सर अगर हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं तो आप खुद ही बता दो क्वालिफाइड हो कि नहीं। मतलब ऐसे तो नहीं है सी इंटर पास हो और अपने आप को सीए कहने लगे जोश जोश में। तो सर्टिफिकेट लेते हैं हम ऑडिटर से कि आप क्वालिफाइड हैं कि नहीं। हम उनसे उनके पेंडिंग केसेस की भी लिस्ट लेते हैं कि भाई किसी के माथे पे थोड़ी लिखा होता है उसके ऊपर कितने केस चल रहे हैं। तो ऑडिटर अपनी डिक्लेरेशन देता है कि मेरे अगेंस्ट कोई केस नहीं चल रहा है, या चल रहा है तो मैं उसमें जो भी प्रोसीडिंग है वो सब बताता है। तो वो हम अभी लिखेंगे, तो हमारा ये हो जाए तो हम आगे वो लिखें। डन यहाँ तक एवरीवन? ओके, अब ये अपन इसको लिख लेते हैं प्रोसेस को। रूल नंबर 3, बिफोर सच अपॉइंटमेंट audit committee, before such appointment is made, company shall obtain written consent from auditor. Subsequent auditor के appointment में company shall obtain written consent from auditor plus a certificate of 4 things. पहला, eligible under section 141. अभी हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे 141, इसलिए शुरू में आपको थोड़ा अंडा पहले आया मुर्गी कुछ तो पहले पढ़ाना पड़ेगा, तो आपको डाउट आ सकता है, पेशेंस रखिए। बिफोर सच अपॉइंटमेंट कंपनी शैल ऑब्टेन रिटन कंसेंट फ्रॉम ऑडिटर प्लस सर्टिफिकेट, 4 बातों का। एलिजिबल अंडर 141, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी आप पढ़ोगे। आपका रिश्तेदार ऑडिटर नहीं बन सकता, शेयर होल्डर ऑडिटर नहीं बन सकता, एम्प्लॉई ऑडिटर नहीं बन सकता, बहुत सारे डिस्क्वालिफिकेशन है सेक्शन 141 में, पढ़ेंगे वो अभी आगे। क्वालिफाइड अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, अपनी इंस्टीट्यूट 1949 में बनी थी, आज़ादी के 2 साल बाद, हमेशा याद रखा करो। ICAI 1 जुलाई 1949 को बनी थी। अपॉइंटमेंट एज पर प्रोविजंस ऑफ एक्ट 139, मतलब ज़्यादा साल के लिए तो अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा, अपन भी ऑडिटर से पूछ रहे हैं कहीं कोई उसमें गैप तो नहीं, सर आप भी देख लो, दोनों पार्टीज़ को देखना है। एंड लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग, यहाँ प्रोसीडिंग का मतलब कोर्ट केस। लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर अगेंस्ट ऑडिटर और पार्टनर्स रिलेटिंग टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। फिर जैसे ही बेटा अपॉइंटमेंट होगा मीटिंग में, तो हम ऑडिटर को भी बताएंगे, क्योंकि जिस मीटिंग में अपॉइंटमेंट होगा उसमें ऑडिटर थोड़ी उपस्थित होगा। बोलो, ऑडिटर इज़ नॉट शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, तो वो मीटिंग में क्यों आएगा? उसका नाम डिस्कस हो रहा है पर वो नहीं आया है, तो आपको उसको खबर देनी तो पड़ेगी ना कि सर हमारे शेयर होल्डर्स ने आपका नाम अप्रूव कर दिया, ताकि अब वो समझ ले कि उसको बाकी कंपनीज़ का अपॉइंटमेंट लेना है कि नहीं, क्योंकि 20 कंपनी ज़्यादा पब्लिक कंपनी का अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। तो आपको टाइम पे बताना पड़ेगा कि सर आपका अपॉइंटमेंट हो गया। वो अभी जो मैं एक्स्ट्रा बातें बोल रही हूँ वो मत लिखो, जब मुझे लिखवाना होगा मैं सब लिखवाऊँगी। मैं कोई भी ऐसी बात जो बोलूँ एक्सप्लेनेशन में और वो काम की होगी ना, तो मैं खुद लिखवाऊँगी वो। सो कंपनी शैल इन्फॉर्म ऑडिटर कंसर्न अबाउट हिज अपॉइंटमेंट विद इन 15 days इन फॉर्म एंड ROC इन ADT 1। ROC में हर चीज़ को सबमिट करने का बेटा फॉर्म होता है। ADT इज़ द स्मॉल वर्ड फॉर ऑडिटर। तो ADT 1 फॉर्म नंबर याद नहीं करना है, जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज लिख लो। शेयर होल्डर पब्लिक ओपिनियन पे चलते हैं कि ये फॉर्म के बारे में सुन रखा है, ये ठीक है, ये ऐसे अपॉइंटमेंट होता है। ऑडिटर अगर अच्छा काम करता है, उसके अगेंस्ट कभी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं होती है, उसके हाथ में अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, तो ये पता होता है इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड सबको
कि किस फर्म के पास कैसा काम है। तो जो सजग ऑडिटर रहता है, वो इन्वेस्टर रहता है, उसे खबर रहती है, मोटा मोटी तो रहती है, ऐसे एकदम बारीकी में नहीं होती। तो ओके, अब एक दो केसेस लिखो छोटे से, इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन में मैं तुम्हें सीए फाइनल लेवल तक की केस स्टडी कवर करवा दूंगी, ताकि अगर कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो तुम फॉल्टर ना करो। लिखो केस 1। हमने पढ़ा था कि फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड अपॉइंट करता है इन अदर कंपनीज। बोलो हाँ या ना। अब अपन सब जानते हैं कि रिलायंस का जो बोर्ड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बोर्ड में हो कितने भी लोग, कंपनी का सर्वे सर्वा माई बाप कौन हुआ? रिलायंस में मुकेश अंबानी। हाँ या ना? बोलो। तो मुकेश अंबानी जी ने सोचा कि फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड को ही करना है, और जब बोर्ड की मीटिंग होगी तो इन लोगों की कौन सुनने वाला है, चलेगी तो मेरी। तो उन्होंने बोर्ड मीटिंग करना ज़रूरी नहीं समझा, और उन्होंने बोर्ड मीटिंग नहीं करी, बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं करा, और हिमसेल्फ ही अपॉइंट कर दिया, किसी को फ़ोन पे बोल दिया तुम आ जाना भैया, कल से ऑडिटर हो तुम। तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि आप भले ही कितने पावरफुल डायरेक्टर हो, बट आपको लॉ की औपचारिकता तो निभानी ही पड़ेगी। आपको बोर्ड मीटिंग करनी ही पड़ेगी, रेजोल्यूशन पास करना ही पड़ेगा, भले ही ये डायरेक्टर्स की चलती ना हो, चलती आप ही की हो, परंतु आपको पूछना तो पड़ेगा ही। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें एकदम बारीक। ये चैप्टर आई थिंक लॉ के सबसे बारीक चैप्टर्स में से है। लिखो, खुद ही दिमाग लगा के लिख लो डायग्राम। अब ऐसे ही एक और केस लिख लेते हैं। आप लोग अभी भविष्य में एक डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा था कि मिस्टर जेड शैल बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। तो चूंकि उनका नाम एओए में ऑलरेडी लिखा था, तो कंपनी ने सोचा फिर से बोर्ड मीटिंग की नीड ही नहीं है, बोर्ड रेजोल्यूशन की नीड ही नहीं है। उन्होंने मान लिया कि ऑटोमेटिक हो ही गया वो तो अपॉइंटमेंट, क्योंकि हमने उनका नाम एओए में लिख तो दिया और एओए आरओसी को सबमिट भी कर दिया। तो ना आरओसी को बताने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ। हिंदी में लिख लो, सिर्फ आर्टिकल्स में किसी का नाम लिखने से ऑटोमेटिक अपॉइंटमेंट नहीं होता। सिर्फ आर्टिकल में किसी का नाम लिखने से ऑटोमेटिक अपॉइंटमेंट नहीं होता। आपको बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन लॉ कह रहा है, तो भैया औपचारिकता तो लॉ की निभानी ही पड़ेगी। केस स्टडी ही आएगा इस जोन में से, या एमसीक्यू, और एमसीक्यू भी केस स्टडी स्टाइल। यस बेटा। पार्टनरशिप डीड यहाँ कहाँ आई बेटू तो कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप एक्ट में ऑडिट इज़ नॉट कंपलसरी बेटा। अभी जो अपन ऑडिट पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 का ऑडिट पढ़ रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी और अदर लॉज में वो सब नहीं पढ़ रहे बेटा। अभी तक ICAI का MCQ पेपर बच्चे घर नहीं ले जा पाएंगे, ऐसा था। अब उन्होंने उसका रूल चेंज कर दिया कि बच्चे MCQ पेपर भी घर ले जा पाएंगे। पिछले अटेम्प्ट में है बड़ी। चलो एक छोटा सा केस और लिख लो फटाफट। एक कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा था कि हम
मिस्टर जेड को अपॉइंट करेंगे एज ऑडिटर। आर्टिकल्स में बेटा इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, तो हम आर्टिकल्स जब आरओसी को सबमिट करते हैं कंपनी बनते वक्त, तो उसमें हम ये सब चीज़ें लिखते हैं। तो हमने मिस्टर जेड को अपॉइंट किया था, अपॉइंट नहीं किया था, प्रपोज किया था। उनका नाम था मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स कि ये हमारे ऑडिटर बनेंगे। अब कंपनी फॉर्म हो गई। बेटा कंपनी फॉर्म किस दिन होती है, उस दिन उसको क्या मिलता है? अब सीओआई मिलने के बाद बोर्ड की मीटिंग हुई। बताओ बीओडी को फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना था, हाँ या ना? तो उन्होंने क्या करा, मिस्टर जेड की जगह मिस्टर ए को अपॉइंट कर दिया। तो अब इस बात से रुष्ट होकर मिस्टर जेड ने कंपनी के ऊपर केस कर दिया। इसमें लॉ का एक पॉइंट लग रहा है कि क्या ये केस वैलिड है। मिस्टर जेड का नाम कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा था, कंपनी के बोर्ड ने अपनी मीटिंग में किसी मिस्टर ए को अपॉइंट कर लिया, तो मिस्टर जेड ने रुष्ट होकर कंपनी पे केस कर दिया। इज इट वैलिड इज माई क्वेश्चन। वाई येस एंड वाई नो? हु सेज येस? येस। AOA cannot override, ठीक है, ये तुमने एक बेस पकड़ा। और एनीबडी एल्स कैन सजेस्ट मी कि व्हाट इज रॉन्ग इन दिस या व्हाट इज राइट इन दिस। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? व्हाट्स द पॉइंट? नाम किसी का था, अपॉइंट किसी और को कर दिया। हाँ बोलो। नहीं, ये तर्क नहीं है। और एनीबडी एल्स? यस, ठीक है। और कुछ? एनीबडी? यस, ठीक है। एनीबडी एल्स? ऑनलाइनर्स? चलो ओके ओके ओके। कुछ लोग कह रहे हैं सही है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत है। दिस केस इज इनवैलिड। उसका तर्क ये है कि आर्टिकल्स, इसका तर्क लॉ के एक पॉइंट में है, इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट। आउटसाइडर को कोई राइट नहीं देता आर्टिकल्स। AOA is a internal document and it gives no right to outsider. तो इसलिए अगर नाम किसी का है और एक्चुअल अपॉइंटमेंट किसी का है तो वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। कंपनी ने अगर उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट भी किया था तो वो वॉइड है, इनिशियो है, क्योंकि कंपनी को अलाउड ही नहीं था ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना। वो तो बोर्ड में अपॉइंटमेंट होना था, मीटिंग में। तो आप ऐसे हर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लो और उसका वास्ता दे के कोई कोर्ट केस कर ले। आपने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिस कॉन्ट्रैक्ट का लॉफुल बेस नहीं है वो तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ के आए हो, वैसे ही वॉइड है। तो ऐसे घूम घूम के बेसिक कॉन्सेप्ट इधर उधर घूम जाते हैं। नहीं नहीं बेटू, एमओए में क्यों लिखा रहेगा बच्चों? एमओए में ये थी छोटी छोटी बातें नहीं लिखी रहती। एमओए इज़ अ बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, उसमें ये नहीं लिखा होता बेटा। और हर कुछ हर कहीं नहीं लिख सकते अपना रजिस्टर की तरह कि लॉ में अकाउंट्स लिख लो, अकाउंट्स में वो लिख लो। एमओए में अलग पॉइंट होते हैं, अलग पॉइंट होते हैं। कितने क्यूट डाउट पूछते हैं बच्चे। आर्टिकल्स की जगह एमओए में लिखा होता। बहुत ही क्यूटी पाई हो। चलो क्वेश्चन खोलो, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। वो बुकलेट खोलो यार, रोज लाया करो लॉ की बुकलेट। क्वेश्चन नंबर 1। वो बात अलग है, सर का वो एंगल अलग है कि एक ही रजिस्टर है इंटर का, वो एक अलग बात है, ये अलग बात है। हर कहीं कहीं मत चिपकाओ दो दो बातें हैं। बच्चों क्वेश्चन 1 पढ़ो, बुकलेट माता रोज मेरी लाया करो। State the procedure for the following, explaining the relevant provisions of the Companies Act 2013. Appointment of first auditor when the board of directors did not appoint the first auditor within 1 month from the date of registration of the company. बस अभी सिर्फ फर्स्ट पॉइंट ही पढ़ा है। द प्रश्न गोज लाइक दिस, प्रोविजन बताइए अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर का व्हेन द बोर्ड डिड नॉट अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन 1 मंथ। तो क्या आपको देखते से ही क्लिक करा सेक्शन 139 का क्वेश्चन है?
क्या आपको क्लिक करा दैट उन्होंने फर्स्ट ऑडिटर का बोला है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बोला है, इसका मतलब अदर कंपनी की बात हो रही है, क्योंकि फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कौन अपॉइंट करता है, तो वो तो उन्होंने बोला ही नहीं है। तो आप क्वेश्चन में समझ लो कि कौन सी कंपनी की बात हो रही है। तो अदर कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड अपॉइंट नहीं करता, तो किसके हाथ में बागडोर जाती है और कितने दिनों में। तो बस इतना सा आंसर था। आंसर पढ़ो बच्चे। Explain section 139 subsection 6 of the Companies Act 2013 lays down that the first auditor of a company shall be appointed by the board of directors within 30 days of the registration of the company. Section 139 subsection 6 continues to provide further that if the board of directors fails to appoint such auditor, explain. वो इनकम्प्लीट है आंसर। 90 डेज़ के अंदर आपको उसको अपॉइंट करना है, ठीक है। हाँ या ना, हाँ या ना। अब आइए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। Explain how the auditor will be appointed in the following cases. A government company within the meaning of section 394 of the Companies Act 2013. अभी आपने 394 नहीं पढ़ा, उसको आप इग्नोर कर दें, आप तो सिर्फ इस पे फोकस करें गवर्नमेंट कंपनी में कैसे होगा। और सेकंड पढ़ो क्वेश्चन। A public company whose shareholders include XYZ Bank, a nationalized bank holding 18% of the subscribed capital of the company. क्या दिमाग चल पाया आपका? फर्स्ट वाले में उन्होंने बोला है गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, तो गवर्नमेंट कंपनी पे जाइए और दिमाग लगाइए क्या लिखा था वहाँ पे, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ लिखा है हाउ द ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड। तो टेक्निकली अपने को फर्स्ट भी लिखना चाहिए, सब्सिक्वेंट भी लिख देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो लिखा है हाउ द ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड, इन्होंने लिखा है फर्स्ट या सब्सिक्वेंट। तो अपने को आंसर पढ़ने लिखने में क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए, स्पेसिफाइड नहीं तो आप दोनों लिख दो। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, पब्लिक कंपनी हुज शेयर होल्डर इंक्लूड XYZ बैंक होल्डिंग 18% सब्सक्राइब क्या कैपिटल। इसका क्या लिंक है, कोई लिंक है? कोई बैंक ने 18% कंपनी के शेयर ले रखा है, इससे क्या वो कोई गवर्नमेंट कंपनी बन रही है? नो, इट्स अ नॉर्मल कंपनी। तो नॉर्मल कंपनी का लिखना है, ठीक है। आंसर पढ़ो। The appointment and reappointment of auditor of a government company. Explain section 139. The first auditor shall be appointed by the Comptroller and Auditor General of India within 60 days from the date of incorporation, and in case of failure to do so, the board shall appoint auditor within next 30 days. In case of subsequent auditor for existing government companies, the Comptroller and Auditor General of India shall appoint the auditor within a period of 180 days from the commencement of the financial year, and the auditor so appointed shall hold his position till the conclusion of the annual general meeting. उनको एक और 60 भी लिखना चाहिए था, ठीक है। अगला, In the given case, as the total shareholding of the XYZ Bank is just 18% of the subscribed capital of the company, it is not a government company. Hence, the provisions applicable to non-government companies in relation to the appointment of auditor shall apply. The auditor shall be appointed as follows. The company shall, at the first annual general meeting, appoint an individual or a firm as an auditor who shall hold office from the conclusion of that meeting till the conclusion of its 6th annual general meeting, and thereafter till the conclusion of every 6th meeting. Before such appointment of auditor is made, the written consent of the auditor to such appointment. ठीक है। एक्चुअली इसमें कहीं थोड़ा और मैटर भी आप लिख सकते हो, बट ये ब्रॉड आउटलाइन है कि इसमें से ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन है, प्लीज़ रीड दिस क्वेश्चन। The Board of Directors of Moonlight Limited, a listed company, appointed Mr. Teja, Chartered Accountant, as its first auditor within 30 days of the date of registration of the company to hold office from the date of incorporation to conclusion of the first annual general meeting. At the first AGM, Mr. Teja was reappointed to hold office from the conclusion of its first AGM till the conclusion of 6th AGM. In light of the provisions of the Companies Act 2013, explain the validity of appointment, reappointment in the following cases. सो व्हाट डू यू थिंक, इज़ द अपॉइंटमेंट वैलिड? येस इट इज़। और अपॉइंटमेंट वैलिड भी है, और वैलिड के अलावा वो हाईलाइट किया उन्होंने पॉइंट कि फर्स्ट और फिफ्थ मिला के 6 हो जाएगा, तो फर्स्ट वाले को काउंट नहीं करते हैं, इट्स ओके। पढ़ो आंसर। As per the given provisions, following are the answers. Appointment of Mr. Teja by the Board of Directors is valid as per the provision of section 139 subsection 6.
Appointment of Mr. Teja at the first annual general meeting is valid due to the fact that the appointment of the first auditor made by the board of directors is a separate appointment and the period of such appointment is not to be considered, while Mr. Teja is appointed in the first annual general meeting, which is for the period from the conclusion of the first annual general meeting to the conclusion of the sixth annual general meeting. ठीक है, अब ये RTP का क्वेश्चन था. RTP इज़ लाइक रिविजन टेस्ट पेपर जो एग्ज़ाम के पहले इंस्टीट्यूट देता है. तो अपन अपनी बुकलेट में जहाँ जहाँ काम के क्वेश्चन हैं वो सारे एक जगह हैं. तो अगर आप क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ के जाएंगे तो आपको बहुत बेटर अटेम्प्ट कर पाएंगे. अब नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन 15. Managing Director of ABC Limited himself appointed Mr. Akash, a practicing chartered accountant, as first auditor of the company. Is it a valid appointment? अब ये देखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर नवंबर 21 का क्वेश्चन है. तो क्या ये वैलिड है? अभी अपन ने पढ़ा कि सिंगल डोमिनेटिंग डायरेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर. माय डियर नवंबर, यू मे प्लीज़ गो फॉर योर नेक्स्ट क्लास. तो आप वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास.